दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1532 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 67 दिन है। हालांकि युद्ध बंदी का 27वां दिन है। जो पीछे के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यह परसों जंतर मंतर पर हो रहे कुछ कार्यक्रमों का वीडियो तथा फोटो है। मुख्य रूप से जो आप देख रहे हैं वह कई मजदूर संगठनों का, खासकर दिल्ली में जन अभियान दिल्ली के नाम से, जिसमें 8-9 संगठन हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन जारी है और मुख्य रूप से समर्थन में है जो मजदूर वर्ग दिल्ली और एनसीआर में कर रहे हैं, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, पानीपत, अन्य जगहों के मजदूरों के समर्थन में है। इसके साथ साथ सरकार का विरोध है उसके लेबर कोड के खिलाफ, उसके तानाशाही के खिलाफ, मजदूरों और उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करने के खिलाफ। और यह आंदोलन या धरना प्रदर्शन जो पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में जहाँ तहाँ चल रहा है, इसके अलावा कि चुनाव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे स्वतंत्र रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 1975-77 और हाल फिलहाल में 2012-13 यानी पहले वाला जेपी आंदोलन के नाम से और बाद वाला अन्ना हजारे आंदोलन के नाम से जो था, उस मुकाबले भले ही वहाँ तक की ताकत में ना पहुँच पाया हो, लेकिन यह भिन्न रूप से है, जहाँ मजदूर स्वस्फूर्त ढंग से भी आ रहे हैं और अन्य संगठनों के नेतृत्व में भी आ रहे हैं, उनके साथ भी आ रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ और तथाकथित रूप से बीजेपी की काफ़ी ज़बरदस्त जीत हुई है, बंगाल में और अन्य 2 राज्यों में भी। तमिलनाडु में उठापटक हुआ है और जहाँ तक केरल की बात है, वहाँ से सीपीएम का यानी वामपंथी सरकार हार गई है। इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूँ और सैकड़ों अन्य जगह में देखेंगे आप। वास्तव में आज भी आप 5:30 या 6 बजे के आसपास धाकड़ खबर में भी मेरे इंटरव्यू में सुन सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस पर फिर से कि चुनावी प्रक्रिया जैसे भी हो, हालांकि वह ना स्वतंत्र था, ना निष्पक्ष था, ना होने की आगे संभावना है, या संवैधानिक तरीका जो भी हो भारत में, जिसमें केवल न्यायालय ही नहीं, न्याय प्रक्रिया भी है, जहाँ पुलिस प्रशासन और कई गुप्त संगठन हैं, उन सब का रोल है। यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और उनके तमाम जितने नेता हैं, धर्म के ठेकेदार और जितने हैं या धंधा करने वाले हैं, उन सबों का रोल है। मजदूर वर्ग का रोल भले ही हो, किसानों का रोल भले ही हो, भूमिका भले ही हो, लेकिन यह उनके लिए नहीं है। जब फ्रांस में क्रांति हुई 1850 के आसपास में, और वहाँ पे राजतंत्र को ख़त्म किया गया, जहाँ से पूरे यूरोप से होते हुए विश्व भर में फैल गया, और अंततः रूस में 1917 में जब क्रांति हुआ, तो उस दौरान में हर इंसान को एक वोट का अधिकार दिया गया कि ताकि तुम एक वोट दे सको, चाहे पूंजीपति हो, राजा हो, मजदूर हो, सबको बराबर का हक है। हालांकि उस वोट का उपयोग आज जो भी जिस तरीके से हो रहा है, यह केवल पूंजीपति वर्ग के द्वारा दिया हुआ एक अधिकार है तुम्हारे लिए। तुम उसका इस्तेमाल करो ना करो तो कोई बात नहीं, करो भी, किसी को भी वोट दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूंजीवाद जिंदाबाद था, है, और उनकी कोशिश है कि यह लगातार तब तक चले जब तक कि दुनिया खत्म ना हो जाए या उसे उखाड़ कर फेंक न दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए, उसे कब्रगाह में दफन ना कर दिया जाए। और जहाँ तक ये अंतिम बात है, यानी कब्रगाह में दफन करने की बात है, वह मात्र और एकमात्र मजदूर वर्ग और किसानों की पार्टी से एक समाजवादी क्रांति के द्वारा ही संभव है और कोई उपाय नहीं है। यह चुनाव से नहीं हो सकता है, यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसा था वैसा जारी है। पुतिन ने कहा है कि 8-9 मई को विजय दिवस के अवसर पर, ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के विक्ट्री के अवसर पे, वह अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन भी ऐसा करेगा 2 दिन के लिए,
क्या स्थिति है, कहाँ किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट दिख रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन का युद्ध बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है। मॉस्को में भी कल रात में और 10 से अधिक यूएवीज को रशियन एयर डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद वह कई अन्य ठिकानों मारने में सफल रहे। और रूस के द्वारा युद्धबंदी की पहलकदमी 2 दिनों के लिए मात्र इसके लिए है कि उनका विजय दिवस शांति से मन जाए, नहीं तो वो बैकफुट पे है। और जहाँ तक यूक्रेन के मिसाइल्स लिमिटेड हैं, लेकिन ड्रोन्स की बात है वह दूर दराज चेर्निहिव, सूमी, निकोलेव और लेनिनग्राद और अन्य जगहों में पहुँच रहे हैं। रूस का दावा है कि यह बाल्टिक रीजन से भी होके आ रहे हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहाँ तक रेड लाइन क्रॉस करने की बात है वह खत्म हो चुका है। रूस का कोई रेड लाइन नहीं है, मात्र इसके कि उसके ऊपर यदि न्यूक्लियर बॉम्ब से आक्रमण किया गया तो वह भी उसका जवाब उस हालत में देगा, नहीं तो रूसी बुर्जुआ वर्ग इसके लिए तैयार नहीं है। ऊपर से देखते हैं सूमी और खार्को के उत्तर में यानी वोल्चांस दिशा में रूसी सैनिकों का बढ़ना तकरीबन वैसे ही जारी है जैसे पहले था, 300 से 400 मीटर, कभी कभी 500 मीटर तक हर रोज कई फ्रंट को मिलाकर देखें तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। कुपियांस में स्थिति रूस के फेवर में जा रहा है ऐसा लगता है। और नीचे आए तो लेबनान में यूक्रेन का काउंटर अटैक पूर्वी दिशा में कुछ सफल रहा है, लेकिन उत्तर पश्चिम में रूसी सैनिक धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। स्लावियांस्क में लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। लड़ाई जो है सो रे अलेक्जेंड्रोवका के अप्रोचेस तक पहुंच चुका है। क्रिवाया ल्यूका में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि चासिव यार से सटे हुए क्षेत्र में एक छोटे से पॉकेट में यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल रहा है और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कंसोलिडेट कर रहे हैं। यह जगह है स्टूपोच की। जहाँ तक कॉन्स्टेंटिनिवका और पोक्रोवस के क्षेत्र की बात है, तकरीबन पोजिशनल बैटल है। जापोरिजिया में फिर से दक्षिण क्षेत्र में या पश्चिम क्षेत्र में कामियांस्की में यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक हुआ है, कुछ सफलता भी मिली है। अब यह युद्ध ऐसे जगह फंस गया है कम से कम अभी के लिए कि लगता है कि कल डी सैक यानी अंधगली में पहुंच चुका है, अनलेस तथाकथित रूप से स्प्रिंग ऑपरेशन, समर ऑपरेशन के साथ मिलता हुआ रूस की तरफ से कुछ नया चीज़ नहीं शुरू हो। क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरी पाश्चात्य इंडस्ट्रीज़ जो युद्ध से संबंधित है, वॉर इंडस्ट्रीज़, ड्रोन्स वगैरह, उसमें शामिल है। अब आते हैं मध्य पूर्व में। गल्फ कंट्रीज़ यानी खाड़ी में तनाव बढ़ा है। यूएई के टैंकर पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने आक्रमण किए हैं। फुजेरा पर आग लगा है। तथाकथित रूप से इन लोगों ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे थे, जिसको 2 इंटरसेप्ट हो गया और 1 कहीं पानी में गिर गया। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ईरान के 5-6 नाव को डुबो दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि उनके नेवी का नहीं था, सिविलियन वगैरह का होगा। और यूएस नेवी का हॉर्मुज जल डमरू में खोलने के प्रयास में, जिसको वह प्रोजेक्ट फ्रीडम कहते हैं, उनका विध्वंसक फ्रिगेड वगैरह पहुंच चुका है फारस खाड़ी में। उसने अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की है। इजराइल द्वारा लेबनान पर लगातार हमला किया जा रहा है ड्रोन्स और मिसाइल या फाइटर के द्वारा, जबकि ग्राउंड पे लेबनान लगातार इजराइल के दांत खट्टे कर रहा है। अब उनके पास फाइबर ऑप्टिक्स यानी एफपीवी ड्रोन्स भी आ चुके हैं, जिससे काफ़ी तबाही मच रही है इजरायली सैनिक में। आर्म्स, सबमिशंस, टैंक्स और उनके सैनिकों के बीच में उनका बढ़त तो बंद ही हो गया है, वह पीछे भी हट रहे हैं। और इजराइल की पूरी कोशिश के बावजूद भी कहीं से भी हिजबुल्लाह हार नहीं रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है लेबनान के सरकार को कि इजराइल को आदेश दो कि वह अपनी एम्बेसी यहाँ से उठा कर ले जाए। यह पीछे में देख रहे हैं जिस जंतर मंतर की बात कर रहा था, वहाँ बिहारियों का भी एक जत्था आया हुआ था। किसी बिहारी युवक की हत्या कर दी गई थी दिल्ली में उसके खिलाफ, लेकिन वह बिहार का गुणगान गा रहे हैं, यानी वह पहचान की राजनीति पर अपनी राजनीति
चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः यह सुराज वाले हैं। चीन में बीजिंग के पास एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, संभवतः वह गैस के रिसाव के कारण हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं से आग लग गया, विस्फोट हुआ, दर्जन के आसपास लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही करता हूं, बस करता हूं। आपके कमेंट की मुझे हमेशा अपेक्षा रहती है। आज का थोड़ा लंबा है, पर यहां तक सुना इसके लिए धन्यवाद।